बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि सर्कुलर्स किसे कहते हैं और एफबीआर सर्कुलर्स क्यों इशू करता है, इससे एफबीआर क्या अचीव करना चाहता है और सेक्शन 206 सर्कुलर्स को डील करता है, इसमें क्या बात लिखी गई है। और फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा अगर किसी प्रोविजन ऑफ लॉ पर कोई सर्कुलर इशू हुआ है तो आप उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और कैसे ट्रेस करेंगे एफबीआर की वेबसाइट से और आप अपने पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये आज की छोटी सी वीडियो का टॉपिक है। सेक्शन 206 में जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा है टू अचीव कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द टैक्स पेयर एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड में इशू सर्कुलर सेटिंग आउट द बोर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इसमें ये बात कही जा रही है कि देखिए जब एक प्रोविजन ऑफ लॉ होता है तो उसको पढ़ने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन उसके क्या माने लिए जाएं, इसमें दो राय पैदा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट्स को भी आप टैक्स पेयर में ही शामिल कर लें, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं टैक्स पेयर्स के, तो वो कोई एक बात सोच सकते हैं और जो बोर्ड है, बोर्ड के ऑफिसर्स एक बात सोच सकते हैं। ठीक है। मिसाल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आजकल सेक्शन नंबर 4C सुपर टैक्स लग रहा है। तो आज जब 4C को पढ़ते हैं तो आजकल एक जो डिस्प्यूट कायम हुआ हुआ है कंसल्टेंट्स टैक्स पेयर और यानी टैक्स पेयर्स और ऑफिसर्स के दरमियान। एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन को एफबीआर के ऑफिसर्स कहते हैं कि दिस इज सब्जेक्ट टू 4C और उसपे 4C ले रहे हैं। लेकिन जो कंसल्टेंट्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर्स वो कहते हैं कि भाई ये एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन है, इसमें नहीं होगा। हालांकि ऑर्डर्स हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं और लिटिगेशंस बढ़ रही हैं। एक तो 4C की लिटिगेशन है ना अपनी, कि ये एप्लीक खैर वो एक अलग बहस है, उस पे हम बात कर चुके हैं 4C पे। लेकिन एक समझाना था आपको एक बात कि किसी चीज पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो यानी डिस्प्यूट से मुराद दो राय बन जाती हैं और हर आदमी अपनी राय के मुताबिक काम कर रहा होता है। तो सर्कुलर्स क्या करते हैं? सर्कुलर्स में जैसे सब सेक्शन 1 में लिखा है बोर्ड अपनी इंटरप्रिटेशन जो बोर्ड समझता है, और बोर्ड एफबीआर की सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी है। ठीक है। अच्छा आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए सेक्शन नंबर 207 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, उनमें सबसे ऊपर बोर्ड है, फिर चीफ कमिश्नर, कमिश्नर एंड सो ऑन। तो बोर्ड क्या करता है, जो कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में, बोर्ड अपनी इंटरप्रिटेशन कि बोर्ड उस प्रोविजन के बारे में क्या सोचता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, वो उसको एक डॉक्यूमेंट पे लिखता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम सर्कुलर लगता है और उसको वो अपने एफबीआर की वेबसाइट पे डाल देता है। और इससे वो क्या अचीव करना चाहता है, ताकि हम आहंगी हो जाए इस लॉ की एप्लीकेशन में, टैक्स पेयर भी उसी एक्सप्लेनेशन पे अमल करें और एफबीआर के ऑफिसर्स भी उसी एक्सप्लेनेशन पे अमल करें। ठीक है। तो इसको हम मुख्तसर यूं कहेंगे कि एफबीआर जो कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उस कानून में मौजूद किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। उस इंटरप्रिटेशन को सर्कुलर्स कहते हैं। वो इसलिए आते हैं ताकि वो रहनुमाई फराहम कर सके एफबीआर के ऑफिसर्स को भी और टैक्स पेयर को भी, ताकि किसी भी चीज की एप्लीकेशन में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक रियल एग्जांपल भी मजीद दिखाता हूँ आपको। सबसेक्शन 2 में क्या बात कही गई है? अ सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटीज and other persons employed in the execution of the ordinance under the control of said board other than commissioner of income tax appeals। अच्छा अब बोर्ड ने किसी भी प्रोविजन के ऊपर एक इंटरप्रिटेशन दी, उसको सर्कुलर कहा गया और वो सर्कुलर आपने ले लिया। अब इस सर्कुलर की एप्लीकेशन किसके लिए होगी? सबसेक्शन 1 में तो ये है कि ये सबके लिए एक रहनुमाई है, लेकिन बाइंडिंग किस पे है? ये सिर्फ एफबीआर के ऑफिसर्स पे बाइंडिंग है कि एफबीआर के ऑफिसर्स उसमें लिखी गई इंटरप्रिटेशन को मानने के पाबंद हैं। लेकिन एक टैक्स पेयर का हो सकता है वो बोर्ड की इंटरप्रिटेशन से भी मुतमईन ना हो, एग्री ना हो। ठीक है? तो वो उसके ऊपर टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वो उससे कुछ और इंटरप्रेट करके एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कमिश्नर अपील। आपको पता ही है कमिश्नर अपील जो है एक अपीलेट अथॉरिटी है, जहां पर जब कोई इम्प्यूग्ड ऑर्डर होता है उसकी
उस पे अपील जाती है और वहाँ पर एक फॉर्मली अपील दाखिल की जाती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं और फिर फैसला फेवरेबल या अनफेवरेबल दिया जाता है। तो कमिश्नर अपील पे भी बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप कमिश्नर अपील पे बाइंडिंग कर देंगे, तो फिर वो अपनी प्रूडेंस कैसे इस्तेमाल करेगा? तो इसलिए टैक्स पेयर और कमिश्नर अपील दोनों पे ये सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं है, अलबत्ता एफबीआर के ऑफिसर्स पे बाइंडिंग है। अच्छा, फिर तीसरा सबसेक्शन ये लिखा है, अ सर्कुलर शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन अ टैक्स पेयर। अच्छा, ये तो ऊपर मैं आपको बोल चुका हूँ। उस सबसेक्शन 2 में लिखा था बाइंडिंग ऑन ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन। अच्छा, मैंने वैसे गुफ्तगू में, क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी, मैं पहले ही आपको बता चुका, लेकिन वो सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि तमाम एफबीआर के ऑफिसर्स पे तो ये बाइंडिंग है, जो इस ऑर्डिनेंस की एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑडिट्स में मुलव्विस हैं, 122(5)(a) कर रहे हैं, ऑडिट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 111 के नोटिस कर रहे हैं, 177 की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उन पे एप्लीकेबल है, लेकिन कमिश्नर अपील पे नहीं है। और तीसरे सबसेक्शन में लिख दिया है, अ सर्कुलर शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन अ टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने गुफ्तगू में सबसेक्शन 2 में ये बात कर दी, लेकिन ये सबसेक्शन 3 में लिखी हुई है। आइए अब मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप सेकंड स्केड्यूल में आएँ और सेकंड स्केड्यूल में आप एक क्लॉज़ है, देखिए, ये है क्लॉज़ नंबर 105 ए, 105 ए। इसमें ये एक क्लॉज़ इंसर्ट की गई है। अच्छा, ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कब इंसर्ट की गई है। तो आप देखिए, 105 ए के साथ 3 लिखा हुआ है, ये रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। अब आप इस 3 को नीचे आके फुटनोट्स में देखें, ये देखिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है न्यू क्लॉज़ 105 ए इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता हो। अब फाइनेंस एक्ट 2022 का क्या मतलब है कि ये क्लॉज़ आई है टैक्स ईयर 23 से एप्लीकेबल होगी, ठीक है? 23, 24 एंड ऑनवर्ड्स। तो आपको ये बात याद रखनी है, फाइनेंस एक्ट 2022। अच्छा, इस क्लॉज़ को हम पहले पढ़ते हैं और देखें इसके बारे में हमारी 2 इंटरप्रिटेशंस बन सकती हैं। Clause 105A. The provisions of section 177 and 214C, 214C shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in any of the preceding 4 tax years. इसमें ये बात कही जा रही है। अच्छा, सेक्शन 177 क्या है? सेक्शन 177 डील करता है कि ऑडिट कैसे किया जाएगा, ठीक है? जिसमें हम पहले एक बात कर भी चुके हैं वीडियो में कि पहले आपके पास इंटीमेशन लेटर आता है, आपको रिप्लाई नहीं करना होता। फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है, आईडीआर, आप उसको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, फिर आप उसका रिबटल करते हैं। फिर एक शो कॉज़ आता है, फिर आप उसका रिबटल करते हैं और फाइनली ऑर्डर हो जाता है। अच्छा, या कमिश्नर आपको ऑडिट के लिए सेलेक्ट करता है, ये पावर सेक्शन 120 में है और 214 सी में जो है, वो बोर्ड की पावर है किसी को ऑडिट में सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पर क्लॉज़ में, इस क्लॉज़ का मतलब ये है कि यानी कमिश्नर की सिलेक्शन हो या बोर्ड की सिलेक्शन हो, वो ऑडिट के लिए, तो ऑडिट नहीं हो सकेगा अगर पिछले 4 साल में ऑडिट हो गया हो। अब यहाँ से ना एक कन्फ्यूज़न और एक बहस पैदा हुई कि भई पिछले 4 साल से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, अब 2 राय थी। एक ज़ाहिर है, एक राय दुरुस्त होनी थी और एक राय में ये गलत भी हो सकती थी, जिसको क्लैरिफ़ाई होना चाहिए था, वो क्लैरिफ़ाई हो गया। सर्कुलर के ज़रिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे एक मतलब ये लिया गया कि पिछले 4 साल से मुराद ये है, 4 साल से मुराद ये, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टैक्स ईयर 2025 है, तो टैक्स ईयर 2024, 23, 22 और 21, अगर इन 4 सालों का में से किसी एक साल का ऑडिट हो गया तो 25 में ऑडिट नहीं होगा। तो एक राय ये ली गई और दूसरी राय इससे ये ली गई कि नहीं, ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप टैक्स ईयर 25 में मौजूद हैं और पिछले 4 साल में देखें क्या आपका कोई ऑडिट हुआ है, वो किसी भी साल का हो। पिछले 4 साल से मुराद ये नहीं है कि आपका 24, 23, 22 और 21 का ऑडिट हो, बल्कि पिछले 4 सालों में चाहे 19 का ही ऑडिट क्यों ना हुआ हो, 20 का ही ऑडिट क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स ईयर 22 के अंदर 19 का ऑडिट हुआ है, तो भी आपका 25 में ऑडिट नहीं होगा। तो अब ये 2 राय कायम हुई।
तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए देखें एफबीआर ने सर्कुलर निकाला। अब हम सर्कुलर को ट्रैक करते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि ये जो क्लॉज़ है फाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिए आई है, तो हम एफबीआर की वेबसाइट पे जाएँगे। एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के बाद आप सिंपल क्या कीजिए कि आप आइए सर्कुलर्स, फिर इनकम टैक्स सर्कुलर्स, और इनकम टैक्स सर्कुलर्स में आने के बाद आप यहाँ सर्च करें फाइनेंस एक्ट 2022, ठीक है? अब जुलाई में ही जून में नॉर्मली बजट आ जाता है, जून के एंड में और जुलाई के स्टार्ट में, ये जुलाई के मिड में एक्सप्लेनेशन आ जाती है सर्कुलर्स की सूरत में, जो कि बोर्ड की इंटरप्रिटेशन है जो आपने अभी समझा और सीखा। तो ये देखिए सर्कुलर नंबर 15 है और ये 21 जुलाई को आया हुआ है, ये देखिए। ये फ़िल्टर करके खुद एफबीआर का सिस्टम ले आया, आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड होने के बाद हम अब इस सर्कुलर में देखते हैं क्या कोई रहनुमाई एफबीआर ने दी है हमारी इस क्लॉज़ के बारे में। क्लॉज़ क्या है 105 ए। तो आप ये देखें इसमें एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं डिफरेंट चीज़ों की, तो हम ग्रेजुअली इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएँगे। 4C भी क्योंकि इसी में आया था, तो देखें 4C के बारे में, और 7E आया था, 7E के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्क्रॉल करते हुए, आप एक-एक देखते जाइए इस पे। और ये देखिए यहाँ पे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमें कोई इसमें नहीं मिला। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है हो, लेकिन हमें ट्रैक कैसे करना है, इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आप अगर देखें हम शायद अपने डॉक्यूमेंट की तरफ पहुँच जाएँ, जो अब हमें अपने पेज पर पहुँच जाएँ जो हमें देखना है। ओके, ओके, ये सेक्शन 236, और हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये पेज नंबर 21 है। ये देखें इसमें आ रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीक्वेंट ऑडिट प्रोसीडिंग्स। अब हमें क्लैरिटी नहीं थी ना, अब देखें क्या मतलब है, एफबीआर का बोर्ड आपको खुद बता रहा है। अ न्यू क्लॉज 105A हैज़ बीन इंसर्टेड इन पार्ट 4 ऑफ सेकंड स्केड्यूल ऑफ टू द ऑर्डिनेंस। 105 एक क्लॉज ऐड की गई है पार्ट 4 ऑफ सेकंड स्केड्यूल में, वेयर बाय जिसमें द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 एंड 21C शैल नॉट अप्लाई, जिसके मुताबिक ये दोनों सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे किस पे, टू अ पर्सन हुज इनकम टैक्स अफेयर्स हैव बीन ऑडिटेड। उस पर्सन पे, पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी, एओपी भी, कंपनी भी, जिसके इनकम टैक्स के अफेयर्स यानी किसी भी एक टैक्स ईयर का ऑडिट हो चुका हो इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 4 इयर्स, किसी भी पिछले 4 सालों में। हाउएवर द कमिश्नर में सेलेक्ट, ये हमने प्रोविजो वहाँ नहीं पढ़ा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ प्रोविजो लिखा है, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे तो बोर्ड से अप्रूवल लेके दोबारा भी ऑडिट कर सकता है, हर साल भी कर सकता है, ठीक है? तो द कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। आज अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में ये कह रहे हैं टैक्सपेयर एज ऑडिट, टैक्सपेयर का नाम ए है। अच्छा, ए का क्या हुआ है, ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर फॉर 2017, उसके 2017 का ऑडिट हैव बीन फाइनलाइज्ड इन 2022। 2022 में ऑडिट हुआ है 2017 के टैक्स ईयर का। तो अब टैक्सपेयर ए कैन ओनली बी ऑडिटेड अगेन आफ्टर 4 इयर्स। इट मींस इन 2027, 2027 में अब उसका नेक्स्ट ऑडिट हो सकता है। अब देखें इसका क्या मतलब हुआ, ये सेकंड वाली जो इंटरप्रिटेशन थी वो सही है, जो कि बोर्ड ने भी दी है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 2022 में मौजूद हैं और 2022 में आपको 2017 का नोटिस आया ऑडिट का, और 2017 का ऑडिट कंक्लूड हो गया। ये भी हो सकता है कि आपको जो इंटीमेशन थी वो 2021 में आई हो, लेकिन ऑडिट कंक्लूड कब हुआ ये देखना है। ऑडिट कंक्लूड हुआ है 2022 में, तो इसका मतलब है 2022 में आपका ऑडिट हो चुका। सही है। अब आप आजकल जैसे हम बात करें, हम टैक्स ईयर 25 में मौजूद हैं, तो हम पिछले 4 साल देखेंगे, 24, 23, 22 और 21। क्या 22 में ऑडिट हुआ है? यस, तो 25 में ऑडिट नहीं होगा। अब हम आगे 26 में आए तो 26 से पीछे 4 साल देखेंगे, 25, 24, 23, 22। देखें 22 में ऑडिट हुआ है? यस, हुआ है। अब हम आगे 27 में, 27 से पिछले 4 साल देखें, 26, 25, 23, 26, 25, 24, 23।
क्या इन 4 सालों में ऑडिट हुआ है? नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए 2027 में ऑडिट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड ने खुद आसानी पैदा कर दी सब लोगों के लिए कि भाई इस क्लॉज़ का मतलब क्या है, आप जिस टैक्स ईयर में मौजूद हैं, उससे पिछले 4 साल देखिए, अगर उससे पिछले 4 सालों में से किसी एक साल में भी, किसी भी साल का ऑडिट हुआ है, तो आपका ऑडिट नहीं होगा। तो ये आज का मुख्तसर सा टॉपिक था, सर्कुलर्स के बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता था। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।